सीए फाउंडेशन, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट, वो भी न्यू स्कीम का। हम आपकी नर्वसनेस समझते हैं स्टूडेंट्स कि एक तो सिलेबस भी बढ़ गया, कोर्स भी बढ़ गया, देयर इज मच मोर टू लर्न, देयर इज मच मोर टू प्रैक्टिस, देयर इज मच मोर टू रिवाइज। तो अब गिनती के बचे हैं सिर्फ 45 डेज फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ न्यू स्कीम ऑफ सीए फाउंडेशन। अब बहुत से स्टूडेंट्स नर्वसनेस में ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि मैम प्लीज बता दीजिए कि ये जो 45 डेज पड़े हैं इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो और जो नर्वसनेस है वो बिल्कुल साइडलाइन हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जिस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाली हूं कि आपको ये बचे हुए 45 डेज कैसे यूटिलाइज करने हैं जिससे कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की, जो कि न्यू स्कीम का होने वाला है। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, गिनती के बचे हैं 45 डेज। अब मैं आपका कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और आपसे लेकिन रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज डेफिनेटली ये जो वीडियो है ये वैल्यू एडिशन आपको आज देकर जाने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी आपको देती हूँ कि आपको बहुत क्लैरिटी से समझ आ जाएगा कि आपको ये 45 डेज कैसे यूटिलाइज करने हैं फॉर योर प्रिपरेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं 45 डेज स्ट्रैटेजी प्लान फॉर सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, आप अपनी कट ऑफ डेट को सेट करिए। कट ऑफ डेट क्या है? कट ऑफ डेट का मतलब है कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद मुझे कुछ भी चीज न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर को बिल्कुल टच नहीं करना है। ओके, जनरली क्या होता है कि एग्जाम के एंड तक, एग्जाम के एक दिन पहले भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स न्यू टॉपिक्स करते रहते हैं। और न्यू टॉपिक आप उस टाइम पे कर रहे हो, आप ये सोचो क्या आप उसे रिवाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या आप इतना ज्यादा उस टॉपिक को डीपली समझ पाओगे? डेफिनेटली नहीं। तो फिर क्या फायदा उस टॉपिक को करने का? आपको एक कट ऑफ डेट सेट करनी है जिसके बाद आप कुछ भी न्यू नहीं करोगे। मेरे हिसाब से 31 मई के बाद ओके आपको कुछ भी न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर नहीं करना चाहिए। ओके, आप 31 मई 2024 तक अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा दो। आप जितना टारगेट रख रहे हो कि मुझे ये चैप्टर्स करके जाना है, डेफिनेटली सारे ही करके जाने होंगे, सारे आप कर लो 31 मई 2024 तक। चाहे आपको 10 आवर्स पढ़ना पड़े दिन में, चाहे 12 आवर्स पढ़ना पड़े, राइट लेकिन मेक श्योर 31 मई 2024 के बाद आप कुछ भी न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर को ना देखें, बिकॉज इट विल गिव यू कंफ्यूजन रादर देन क्लैरिटी। ये आपके माइंड में एक कंफ्यूजन लेकर आएगा। आप नए नए टॉपिक्स कर रहे हो, आपको रिटेन रहने में भी प्रॉब्लम होती है। और कई बार क्या होता है कि नए टॉपिक करने की वजह से या न्यू चैप्टर्स करने की वजह से जो हमने प्रीवियस चैप्टर बहुत अच्छे से किए थे हम उसको भी भूल जाते हैं, वहां पर भी कॉन्सेप्ट की दिक्कत आने लगती है। सो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कट ऑफ डेट को सेट करें। तो आज ही ये काम आपको करना है कि आपको अपनी कट ऑफ डेट को सेट करना है। ओके, अब दूसरी चीज देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है ना, दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू। यू नीड टू कस्टमाइज योर स्ट्रैटेजी बाय योरसेल्फ। उसके लिए करना क्या है? देखिए, कोई भी स्टडी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी है, यू नीड टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस फर्स्ट। अपनी परफॉर्मेंस देखो बेटा, आपने अभी तक क्या करा है और आपको क्या क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने अभी तक क्या करा है और क्या करना है ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए, आपको चैप्टर्स को गो थ्रू करना है, रिकॉर्डिंग्स देखनी है चैप्टर की, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है कि आपको हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एमसीक्यूज करने हैं अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। अगर वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है देन आपको उसके रिटर्न में प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे लॉ हो गया। अच्छा, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी करनी है, कम से कम एक चैप्टर की 3 to 5 टाइम्स रिवीजन होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंड नेक्स्ट आपको टेस्ट भी देना उस पर्टिकुलर चैप्टर की। अगर आपने ये चारों चीजें कर ली, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट, तो डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स स्कोर करने से। तो ये तो चीजें होगी क्या करना चाहिए आपको। अब बात करते हैं कि आपने अभी तक करा क्या है, व्हाट इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके लिए आपको क्या करना है, एक एनालिसिस शीट बनानी है।
ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है चैप्टर्स, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यहाँ पर प्रैक्टिस, यहाँ पर रिवीजन, यहाँ पर टेस्ट। ओके, मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स की एनालिसिस शीट बना रहे हैं। सो चैप्टर 1 आपने पढ़ रखा है, चैप्टर 1 बहुत अच्छे से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे टिक। आपने उसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर रखे हैं तो प्रैक्टिस पर टिक। आपने उसकी 1-2 बार रिविजन्स भी कर ली हैं तो इस पर भी टिक। और आपने उसका टेस्ट भी दे रखा है तो इस पर भी टिक। ठीक है, तो यहां पर दैट मीन्स आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। ओके, अब आते हैं चैप्टर 2 पर। मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रखी है आपने, लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन नहीं की, टेस्ट नहीं की, तो अब यहां से आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर 2 पे फोकस करने की जरूरत है। चैप्टर 1 तो हो गया, राइट? तो आपको कोशिश ये करनी है कि ये चारों टिक आपके हर एक चैप्टर के लिए आ जाएं। ठीक है, सो यू नीड टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू फ्रेम योर स्ट्रेटेजी। ओके, उन चैप्टर्स को ज्यादा टाइम देना है जिसमें यहाँ पर टिक कम आ रहे हैं। देखिए बेटा, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो ये मानते हैं कि ठीक है हमें चैप्टर समझ में आ गया, हमने चैप्टर की रीडिंग कर ली मॉड्यूल से, ओके, एंड वी आर ओके फॉर द एग्जामिनेशन, वी आर सेट फॉर द एग्जामिनेशन, जबकि ऐसा नहीं होता। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने उसके एमसीक्यू ही नहीं देखे, तो दैट मीन्स कोई आपका चैप्टर यूजफुल नहीं है, आपने वो चैप्टर नहीं किया। मैं तो ये बोलूंगी यही मानना कि नहीं किया। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। जब प्रैक्टिस हो जाए, टेस्ट दे दो, फिर मान ला कि हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो आपने कभी देखा होगा बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था बट पता नहीं मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया सीए फाउंडेशन। तो द रीजन यही होता है कि प्रैक्टिस नहीं किया इनफ, आपने एमसीक्यूज को नहीं देखा, डिस्क्रिप्टिव टाइप था तो आपने टेस्ट देकर नहीं देखा, है ना? तो एमसीक्यूज करना, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा, रिविजन्स करो ज्यादा से ज्यादा, तभी बेटा आप क्वालिफाई कर सकते हो। ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत बढ़िया एग्जाम है। इसके लिए आपको अपना स्किल सेट बहुत ज्यादा इंप्रूव करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट बहुत अच्छे से देने होंगे, तभी ये क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी आप परफॉर्मेंस को ट्रैक करिए। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के हाई वेटेज चैप्टर्स निकालने हैं। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए एक नोटबुक बना लीजिए और हर एक सब्जेक्ट के हाई वेटेज चैप्टर्स आपको लिखने हैं उसमें, और आपको फोकस करना है पहले हाई वेटेज चैप्टर्स की प्रिपरेशन पे, देन मीडियम वेटेज चैप्टर्स एंड देन लो वेटेज चैप्टर्स। इस तरीके से सीक्वेंस आपका चलना चाहिए ताकि आप हाई वेटेज चैप्टर्स को मिस ना कर दो। मैंने जनरली देखा है कि बच्चे उन चैप्टर्स पे ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं जिसकी वेटेज हार्डली 3 to 4 मार्क्स है, और इसकी वजह से ज्यादा टाइम उस पे लगे रहते हैं। इसकी वजह से जो चैप्टर्स हैं जिनकी हाई वेटेज है, लाइक 10 मार्क्स है या 15 मार्क्स है, वो चैप्टर्स पे उनकी अच्छे से कमांड नहीं हो पाती क्योंकि उनके लिए टाइम ही नहीं बचता। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपना टाइम बहुत अच्छे से एलोकेट करना है अकॉर्डिंगली। हम इकोनॉमिक्स में सिखाते हैं ना कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका वैल्यूएबल रिसोर्स है टाइम। तो मेक श्योर कि आप अपने टाइम को अच्छे से एलोकेट करो अमंग द चैप्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हाई वेटेज चैप्टर्स के लिए यू नीड टू डिवोट एक्स्ट्रा टाइम, मोर टाइम एज कंपेयर टू लो वेटेज चैप्टर्स। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, अभी मैंने आपको बताया था टेस्ट देना है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चों को लगता है कि हमें चैप्टर समझ में आ गया, हमने प्रैक्टिस कर लिया, हमने एमसीक्यूज कर लिया, अब टेस्ट देने की क्या जरूरत है। बेटा, जब तक टेस्ट नहीं दोगे ना, तब तक असली नर्वसनेस को भगा नहीं पाओगे आप। जो नर्वसनेस आपके माइंड में है वो आपके माइंड में ही रहेगी अगर आप टेस्ट नहीं दोगे। ठीक है, सो टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट से एक तो आपको पता लगेगा कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हो चीजों को। ठीक है, आपके माइंड में कितने टॉपिक बैठे हुए हैं, कितने टॉपिक आपको टेस्ट के टाइम पे समझ नहीं आए, आपकी क्या वीकनेस है एक्चुअली में टेस्ट देते टाइम, ये आपको पता लगेगी। और आपको फिर उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बनाने के लिए उसे इंप्रूव भी करना है। यू नीड टू फोकस ऑन इट्स इंप्रूवमेंट एज वेल। कुछ बच्चे होते हैं टेस्ट तो दे दिया लेकिन अपनी मिस्टेक ही नहीं देखते, तो फिर फायदा क्या टेस्ट देने का। टेस्ट देने का फायदा यही है कि आप अपनी वीकनेस देखो, आप अपनी मिस्टेक्स देखो और फिर उन मिस्टेक्स को सुधार लो। देखिए, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स का टेस्ट दिया और उसमें आपने देखा कि आपके जो ऑलमोस्ट एमसीक्यूज गलत हुए हैं वो चैप्टर 6 दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम से हैं। देन आपको एक सिग्नल मिल गया, एक वार्निंग सिग्नल मिल गया कि आपको चैप्टर 6 पे और अपना टाइम डिवोट करना है, राइट? तो आप इंप्रूवमेंट पे फोकस करो। ठीक है, तो टेस्ट देना तभी सफल है व्हेन वी फोकस ऑन इंप्रूवमेंट। तो टेस्ट देने हैं ज्यादा से ज्यादा,
एंड इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, आपको अच्छे से ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं और वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं। मान लीजिए अकाउंट्स आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉ की, अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, राइट, ये आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सारे के सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मिलेंगे या जिनके सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही वीक सब्जेक्ट मिलेंगे, राइट। मोस्टली यही देखा जाता है, कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं और कुछ हमारे वीक सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने ये देखा है बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उनको क्योंकि करने में इंटरेस्टिंग लगता है, उसी की प्रिपरेशन, उसी की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करे जा रहे हैं। पूरा दिन अकाउंट्स कर रहे हैं, पूरा दिन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं क्योंकि वो तो बहुत अच्छी लग रही है, वी आर लविंग इट, ठीक है। लेकिन लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि वो वीक सब्जेक्ट है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो वो उस पर ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर रहे। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, व्हाट अबाउट लॉ एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें तो आपका क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप दो सब्जेक्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाए तो आप ओवरऑल फेल हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो बेटा आपको करना यह है कि ठीक है, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको अब आप कम टाइम देना शुरू कर दो, बिकॉज वो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। लेकिन जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है उसमें आप अपना टाइम ज्यादा डिवोट करो, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करो, उसको एटलीस्ट इतना लेकर आओ कि आप 60+ स्कोर कर लो। उसमें 60+ का टारगेट रखोगे तभी तो जाके 45 to 50 मार्क्स आएंगे। सो वीक सब्जेक्ट्स को भी फोकस करो, ठीक है, और अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में टारगेट हाई रख लो, जिससे ओवरऑल एग्रीगेट भी अच्छा बन जाए, प्लस आप क्वालिफाई भी कर जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है चारों सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, ठीक है। ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को बिल्कुल आपको इग्नोर कर देना है, इग्नोर नहीं करना, उस पर कम टाइम डिवोट करना है, कम फोकस करना है, लेकिन वीक सब्जेक्ट्स पे मोर फोकस्ड रहना है, ओके। नेक्स्ट, मल्टीपल रिवीजन। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं हमने तो बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, अब हम पेपर बड़े आराम से दे लेंगे, लेकिन जब वो पेपर में बैठते हैं बहुत सारी चीजों उन्हें याद ही नहीं आती है ना, और एक नर्वसनेस और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने मल्टीपल रिवीजन नहीं की। कम से कम हर एक चैप्टर की 3 टाइम्स तो रिवीजन हो जानी चाहिए, ठीक है। जब हम बेटा बार बार रिवाइज करेंगे तभी तो हमारे माइंड में उस चीज की बार बार पिक्चर बनेगी, तभी तो वो हमें माइंड में रिटेन होगा, अदरवाइज रिटेन कैसे होगा? बहुत से बच्चे ये बोलते हैं मैम इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं, इतना ज्यादा लर्निंग वर्क कर लिया हमने, लेकिन फिर भी रिटेन नहीं हो पाता। रिटेन कैसे होगा? एक तो आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते, आपने किया 4 दिन पहले, ठीक है, उसके बाद बीच में उसे देखा ही नहीं, 4 दिन बाद आप उस चैप्टर 1 को वाइंड अप कर रहे हो, बीच में आपने उसको कुछ भी नहीं देखा, कैसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी? कैसे कंसिस्टेंसी के बिना कैसे वो रिटेन होगा? डेफिनेटली आपने 4 दिन पहले जो किया था आप भूल जाओगे 4 दिन बाद, ठीक है। सो मल्टीपल रिवीजन मस्ट बी देयर, प्लस कंसिस्टेंसी मस्ट बी देयर। इकोनॉमिक्स को अगर मैं बोलूं तो कम से कम 2 आवर्स तो जरूर आपको डिवोट करने चाहिए डेली, 2 to 3 आवर्स इनफैक्ट, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। अच्छा, मोस्टली बच्चे यही बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ही ज्यादा हाई है मैम, बहुत ही ज्यादा कोर्स है, हमारे माइंड पे ज्यादा प्रेशर आता है। प्रेशर तो बेटा आएगा ना, क्योंकि एक चीज आपके लिए न्यू है, ठीक है, और यस उसमें ज्यादा कंटेंट है, ज्यादा प्रैक्टिस को टाइम देना है, ज्यादा आपको लर्निंग वर्क भी करना है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को कभी भी लाइटली मत लेना। मैंने जनरली देखा है 11th-12th के स्टूडेंट्स में इकोनॉमिक्स को लाइटली लेते हैं, तो डेफिनेटली सीए फाउंडेशन वाले भी लाइटली लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, अदरवाइज इकोनॉमिक्स में आप ढंग से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इकोनॉमिक्स को अभी भी टाइम है, सीरियसली लेकर कर लो, जैसे अकाउंट्स को, मैथ्स को प्रायोरिटी लेवल पे रखते हो और कंसिस्टेंसी रखते हो उसमें, इन द सेम वे इकोनॉमिक्स में भी यही करने की जरूरत है अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हो इकोनॉमिक्स में। सो मल्टीपल रिविजन्स पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, प्रायोरिटी आपको देनी है मॉड्यूल क्वेश्चंस की, आरटीपीज, एमटीपीज इनको कर लेना है। इसके लिए आप हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को खरीद सकते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको दिखेंगे हर एक चैप्टर के। इसमें हमारे कवर अप होते हैं मॉड्यूल के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज। इट्स अ वन
platform for all the questions related to your all chapters in the subjects. So perfect practice book आप हमारी खरीद लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी. और जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल रिवीजन पे भी फोकस करना है, तो इसके लिए भी परफेक्ट रिवीजन बुक हमारी है, वो आप खरीद सकते हैं. परफेक्ट रिवीजन बुक में आपको चैप्टर की समरी प्रोवाइड की गई है, जिससे कि आप हर एक चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं और आराम से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं. 3 टाइम्स क्या, आराम से आप 5 टाइम्स भी रिवाइज कर सकते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से बहुत ही कम टाइम में. तो देर किस बात की है बेटा, जल्दी से ऑर्डर्स प्लेस कर दीजिए हमारे साथ ऑन अवर नंबर विच इज 8888880402. ये दोनों बुक्स तो मिरेकल बुक्स हैं आपके लिए, और जैसे इनका नाम है परफेक्ट, ये वाकई में ही परफेक्ट है. इससे आप अपना परफेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अपनी परफेक्ट रिवीजन भी कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है अपने ये 45 डेज में. So, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, then like the video and subscribe the channel if you are new to our channel. And yes, don't forget to share this channel with your friends. And yes, don't forget to share this video with your friends also. I request you to shower your love on this video. Thank you so much and all the best for your exams. Jai Shri Shyam.